चैप्टर 13 इंडिया, अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्लास 6। इस चैप्टर के अंदर हम पहले ऑलरेडी एक पार्ट इसका क्लियर कर चुके हैं। आज हम जानेंगे वेजिटेशन के बारे में। किसके बारे में? वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यू कैन से। वेजिटेशन यानी कि किस एरिया के अंदर किस प्रकार का पेड़ पौधे, किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसी को कहा जाता है वेजिटेशन। भारत के क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ सॉइल, लैंडफॉर्म्स, इनके आधार पर हम जानते हैं कि अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म भी है भारत के अंदर। इसलिए हर जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैंडफॉर्म, इन सब में चेंज आने की वजह से पेड़ पौधे भी पूरे भारत में एक जैसे नहीं उगते हैं। कुछ जगहों पर कुछ पर्टिकुलर चीजें उगती हैं, कहीं पर कुछ उगता है ऐसे। तो हम पहले जानेंगे आज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। जैसे कि नाम ही हमको बता रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन बारिश। तो ये वो जंगल हैं, ये वो एरियाज हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होने की वजह से वहां पर पेड़ पौधे घने रहते हैं। वो इतने घने होते हैं कि ऊपर झुरमुट बन जाता है पेड़ों का, पत्तों का, जिसमें से सूर्य की किरणें जो हैं धरती पर भी टच नहीं होती हैं। ज्यादातर जमीन के अंदर नमी रहती है, गीलापन रहता है, जिस कारण से वहां पर छोटी मोटी घास फूस, पेड़ पौधे, क्रीपर्स टाइप हमेशा ही उगे रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बारिश के दिनों पर, बारिश जब आती है, मानसून सीजन जब होता है, तो जगह जगह पर आपको ऐसे ही कुछ भी वनस्पति, कुछ भी पौधे, क्रीपर्स, बेलें वगैरह देखने को अक्सर मिल जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी पेड़ पौधे जो हैं नीचे, ऊपर धूप आती नहीं है, नमी ज्यादा रहती है, इस वजह से वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा उगते रहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे घास फूस हो गई, फर्न्स जैसे छोटे छोटे। तो इससे जमीन जो है ज्यादातर ढकी रहती है। यहाँ पर जब ऑटम सीजन आता है तो उससे भी पेड़ों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से पेड़ जो है हमेशा ग्रीन रहते हैं। पेड़ जो है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी कि यहाँ पर कभी भी पेड़ जो हैं वो पत्तों के बिना दिखाई नहीं देते हैं। अक्सर हम जानते हैं ऑटम सीजन के अंदर एक बार तो ऐसा होता है कि पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हरे भरे रहने वाले, इसीलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है। समझ के बाद अब ये फॉरेस्ट जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर उगने वाले जो ज्यादा पेड़ हैं, माहोगनी, रोजवुड और विकर, ये 3 पेड़ों के नाम मैंने बताए। इनमें से कोई भी एक दो पेड़ आपको याद रखने हैं। मे बी 1 मार्क में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी, कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरे तरह के जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये पेड़ जो होते हैं, ये जंगल जो होता है, ये इतना घना नहीं होता है। पेड़ जो है ऑटम सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसी कारण से इसको ऑटम फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ऑटम के सीजन में, पतझड़ का मौसम आता है ना जब, तब इनके सब पत्ते गिर जाते हैं, इसीलिए इनको ऑटम फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ जो है साल, बैम्बू, माहुदो, नीम एक्सेट्रा, ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला जो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है ये उन एरियाज में पाया जाता है जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। यहाँ पर ज्यादातर कांटेदार झाड़ियां, कीकर, पाम, अकाशिया, कैक्टस, जुजुबे, बोर आता है ना, बोर खाते हो, उनकी झाड़ियां वाड़ियां लगी, ये ज्यादा कांटेदार होते हैं यहाँ पर, क्योंकि कांटेदार झाड़ियों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये ज्यादातर फॉरेस्ट आपको राजस्थान, हरियाणा और कुछ गुजरात के पार्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। कच्छ में जानते हो ना, बहुत सारी कांटेदार झाड़ी है। आगे है माउंटेन फॉरेस्ट। जैसे कि इनका नाम बता रहा है हमको, माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनस रीजन के अंदर, ये पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर देखो हाइट होती है कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो इसीलिए ये पेड़ जो है ये अलग अलग जगहों पर उसकी हाइट के हिसाब से अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ हाइट कम होती है वहां अलग तरह के पेड़ होते हैं, हाइट से और ऊपर जाओगे वहां पर अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है पहाड़ों पर हमारे यहाँ पर क्या गिरती है?
बर्फबारी, स्नोफॉल अक्सर होता है पहाड़ों पर। तो स्नोफॉल, अगर हमारे घर के सामने आपके आजू बाजू नीम का पेड़ होता है, जैसे नीम का पेड़ कैसा होता है, ऐसा गोल होता है एकदम, इस प्रकार का होता है हमारा नीम का पेड़। नीम का पेड़ या कोई भी पेड़ ले लो, वो कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, ऐसे ही होता है ना। अब इसके ऊपर स्नो गिरेगी तो ऊपर इकट्ठी हो जाएगी स्नो, इससे पेड़ के ऊपर वजन आएगा, पेड़ टूट भी सकता है, ठीक है। इसलिए इन एरियाज के अंदर पेड़ जो होते हैं इस तरह के पाए जाते हैं। आपने देखो क्रिसमस ट्री, अभी क्रिसमस गया तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, ये ऐसे पेड़ होते हैं। इनका शेप कोन की तरह होता है, दे आर कॉल्ड कॉनिकल ऑल्सो। इनका कोन की तरह होने का कारण ये, तो जब स्नो ऊपर से गिरती है तो इसके ऊपर स्लाइड करके नीचे चली जाती है। स्लाइड कैसा होता है, तुम्हारा झूला लेते ना, तो स्लाइड करके बर्फ नीचे चली जाती है, इससे पेड़ टूटता नहीं है। इन पेड़ों के कारण इस तरह के फॉरेस्ट को कॉनिफरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कोन की तरह इसका शेप होता है, इसीलिए कॉनिफरस भी कहा जाता है। यहाँ पर चीड़, देवदार और पाइन जैसे पेड़ उगते हैं। अगला फॉरेस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? ये फॉरेस्ट जो है ये समुद्र के पानी में ज्यादातर उगता है, सॉल्टी वाटर के अंदर। अक्सर क्या होता है, जब समुद्र का पानी हाई टाइड के समय एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाता है, फिर लो टाइड होने पे वो पानी पूरा पीछे नहीं जा पाता है, वहीं थोड़ा सा पानी जम जाता है। ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं समुद्र के आजू बाजू जहां पर पानी हमेशा इकट्ठा रहता है। वो बहुत गहरे नहीं होते हैं, छिछला पानी होता है थोड़ा थोड़ा वहां पर, लेकिन वहां पर ज्यादातर नमी रहने की वजह से, पानी रहने की वजह से वहां पर एक पेड़ उग जाते हैं जिनको हम मैंग्रोव ट्री कहते हैं। इसी कारण से इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ये फॉरेस्ट ज्यादातर वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में पाए जाते हैं। गंगा नदी का जो डेल्टा है वहां पर इसी तरीके से पेड़ उगे हुए हैं जिनको सुंदर वन कहा जाता है। वहां पर सुंदरी नामक पेड़ उगते हैं। कौन से पेड़? सुंदरी। उसी से उस जंगल का नाम पड़ गया है सुंदर वन, और ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो है चीर ट्री, सुंदरी तो मैंने आपको बताया ही, ये भी पाए जाते हैं। इन पेड़ों का उपयोग लोकल लोग जलाने के लिए फ्यूल के तौर पे करते हैं। अब फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस की बात करें, फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? नहीं है ना, जरूरी है। फॉरेस्ट के फायदे क्या हैं? फॉरेस्ट के एनवायरमेंटल एडवांटेजेस और इकोनॉमिकल। एनवायरमेंटल बात करें कि एनवायरमेंट को कैसे सहयोग करते हैं। फॉरेस्ट एनवायरमेंट को साफ रखते हैं, कि पेड़ जो है एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। दूसरा, बारिश लाने में मदद करते हैं। तीसरा, सॉइल एरोजन को रोकते हैं। चौथा, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तो पेड़ पौधे जो है, जंगल जो है वो जंगली जानवरों का घर भी है एक तरह से। और अंडरग्राउंड वाटर को भी ये पकड़ कर रखते हैं, यानी पानी अगर पेड़ नहीं हो तो पानी नीचे चला जाता है, पेड़ होंगे तो पानी ऊपर रहेगा, जल्दी हमको मिल जाएगा। ये थे इसके एनवायरमेंटल एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे इसके इकोनॉमिकल एडवांटेजेस के बारे में, कि इकोनॉमिकली ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। आपको पता होगा ये हमारे लिए फ्यूल की तरह काम आते हैं, इस लकड़ी काट कर हम जला सकते हैं। दूसरा, इससे हमको मेडिसिन मिलती है पेड़ों से, तुलसी, नीम एक तरह से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। फिर इससे हमें रॉ मटेरियल मिलता है फैक्ट्रीज के लिए। चौथा, इससे हम पाउडर, चारे की तरह भी पेड़ों का यूज किया जा सकता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पति जो होती है, उसको चारे के तौर पे हम गाय भैंसों को, भेड़ बकरियों को खिलाते हैं। और फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लाख, रेजिन, ग्लू, यानी कि तरह तरह के प्रोडक्ट्स हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं, जिनको वहां पर रहने वाले लोग इकट्ठा करके मार्केट में बेचते हैं। इससे उनको क्या मिलता है? पैसा, मनी, डॉलर्स। तरह तरह की वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसमें मैमल्स, बर्ड्स, हर तरह के क्रिएचर्स आते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। हिमालयाज के अंदर अलग तरह के प्राणी पाए जाते हैं, वाइल्ड गोट, जंगली बकरी बोलते हैं जिसे, वो नीलगिरी माउंटेन्स के ऊपर भी पाई जाती है। एलिफेंट्स भी हैं भारत के अंदर। और पता है आपको, इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट बिल्कुल अलग अलग है, उनका शेप बिल्कुल अलग होता है, इंडिया वालों का थोड़ा अलग होता है। फिर भारत के अंदर वन हॉर्न राइनो भी पाया जाता है, ऐसे एक सींग वाला गेंडा, देखा आप लोगों ने, या फोटो भी दी गई है, तो वो भारत में ही पाया जाता है। एलिफेंट है। फिर गुजरात के अंदर कच्छ में पाया जाता है घुड़खर, जिसको बोलते हैं वाइल्ड एस, जंगली गधा पाए जाते हैं ना, बहुत सारे पाए जाते हैं।
कच्छ के अंदर में तो देखे भी हैं। और गुजरात के अंदर खासकर एशियाटिक लायन पाया जाता है, जानते हो, गिर फॉरेस्ट में। पूरे एशिया के अंदर लायन कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। वरना हमें लायन देखने कहाँ जाना पड़ता पता है? अफ्रीका। अब हमें लायन देखने तो हम कहाँ जा सकते हैं? गिर फॉरेस्ट जा सकते हैं, करेक्ट। इसके साथ साथ अगर बात करें, तरह तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, क्रेन, डक, कुकू, पैरट, घरोड़, चिबरी, कई तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसमें पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। इसके साथ साथ समुद्र में पाए जाने वाले टर्टल्स, बहुत सारे दूसरे प्राणी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। स्नेक्स भी कितनी तरह के भारत में पाए जाते हैं, और जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं ज्यादातर जहरीले नहीं होते। सांपों के बारे में हमारा विचार अक्सर यही रहता है कि सांप मतलब जहरीला होगा। सांप जो है ज्यादातर वेनमस नहीं होते हैं भारत में पाए जाने वाले। कुछ बर्ड्स तो ठंड, जब रशिया जैसे कंट्री के अंदर बहुत ठंड हो जाती है तो वहां से उड़कर गर्म प्रदेशों में आ जाते हैं, भारत जैसी जगहों पर। हजारों की संख्या में ऐसे ही बर्ड्स नल सरोवर के अंदर कच्छ में आते हैं। देखे आपने कभी? नहीं देखे होंगे। कच्छ के अंदर एक जगह है छारी धंड, कच्छ के अंदर। ये विंटर के समय पे यहाँ पर आ जाते हैं पक्षी, और जब विंटर खत्म हो जाता है वहां पर तो फिर ये वहां से उड़कर वापस चले जाते हैं। ऐसे पक्षियों को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। कौन से बर्ड्स? माइग्रेटरी बर्ड्स। फ्लेमिंगो जो है, आप देखोगे तो फ्लेमिंगो नल सरोवर में पाया जाता है, रण ऑफ कच्छ में। और ये वेटलैंड यानी कि समुद्र का इलाका जो होता है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, वहां पर पाए जाते हैं। और इनकी टांगे बहुत लंबी होती हैं, इनकी पिंक सी बॉडी होती है, और ये मडी सॉइल में, ग्राउंड में वो अपना खाना ढूंढते हुए अक्सर हमें दिखते हैं। ठीक है, ये यहीं पर अपना अंडे भी दे देते हैं। नल सरोवर फेमस है फ्लेमिंगोस के लिए। अंत में हम जानेंगे सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व्स के बारे में। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो अभी तक हमने पढ़ा पेड़ों के बारे में सब, ये आपका 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, हर क्लास में लगभग। अगर आप सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट कुछ रखते हो, ज्योग्राफी वगैरह, तो वहां पर आपको आएगा ही। अगर मैं पीछे नहीं जाऊं तो 10th में तो पक्का ही आएगा। तो आप 10th तक तो सबको ही पढ़ना ही पड़ेगा सोशल साइंस। तो ये टॉपिक्स जो मैंने भी पढ़ा है परफेक्ट, यही चीज ऐसे ही आएगी। आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी आएगा, लैंडफॉर्म्स भी आएंगे, क्लाइमेट भी आएगा, और आपको एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, पेड़ों के फायदे, एनवायरमेंटल फायदे सब बताएंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व, ये तीनों के बीच में डिफरेंस जो क्वेश्चन का रहता है वो लगभग 10th में कंपलसरी ही आता है। 10th सोशल साइंस के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स पूछा जाता है ज्यादातर। बाकी जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसको पूछा ही जाता है। अब देख लेते हैं होता क्या है। सेंचुरी कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। नेशनल पार्क कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बनाती है। बायो रिजर्व कौन बनाता है? कैसे बनाए जाते हैं? बायो रिजर्व बनाए जाते हैं इंटरनेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय क्राइटेरिया के हिसाब से। सेंचुरी के अंदर परमिशन लेकर आप ग्रेजिंग कर सकते हो। ग्रेजिंग मतलब अपने पशु पक्षियों को चरा सकते हो। वहां पर आपका भेड़ बकरियां गाय वैसे तो परमिशन लेकर वहां पर चराने ले जा सकते हो। नेशनल पार्क के अंदर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होता है, वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, पशु पक्षी चराने नहीं जा सकते हो। बायो रिजर्व के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलाउड नहीं होती है, इंसान ही अलाउड नहीं होते हैं बायो रिजर्व के अंदर। तो सेंचुरी के एग्जांपल दिया जाए तो नल सरोवर जो है एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। रण ऑफ कच्छ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गिर नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, और पार्शियल एरिया ऑफ रण ऑफ कच्छ जो है एक बायो रिजर्व है। नीलगिरी एरिया जो है वो भी एक बायो रिजर्व है। तो ये सब एरियाज क्यों बनाए गए सरकार के द्वारा पता है आपको? ताकि जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि पेड़ पौधे जो जिस प्रारूप में आज हैं उनको उसी प्रकार से रहने दिया जाए, उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए, इसलिए इनको बनाया गया है। अक्सर क्या होता है, हम पेड़ काटते जाते हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाते जाते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व जैसे इनिशिएटिव्स किए गए हैं, ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं।